Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Business Communication. This is lecture number 2 and it's for BBA 4th semester, ADPF 2nd semester and BS Accounting and Finance 2nd semester. तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया बिजनेस कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है बिजनेस में। हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन सिचुएशन क्या होती है, हमने डिस्कस किया कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन साइकिल को हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's of written communication, 7 C's of oral communication and challenge of communication in the global market। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड किया एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन में। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि आप डिवाइड कर सकते हो इसको एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमने कहा वो कम्युनिकेशन होती है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लोगों के साथ आप कर रहे होते हो, जैसे गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक है। इंटरनल कम्युनिकेशन हमने कहा वो कम्युनिकेशन है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, फॉर्मल और ऑफिशियल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी फ्लो करती है प्रिस्क्राइब चैनल्स के थ्रू तमाम मेंबर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के साथ। और जो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये वो आपकी कम्युनिकेशन होती है जो आपकी इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आपके डिफरेंट मेंबर्स के तक पहुंच रही होती है। और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। सो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी एक चैनल होता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी एक प्रिस्क्राइब्ड चैनल होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की और इसके एडवांटेजेस की। फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो कर रही होती है। आपकी एक फॉर्मल चैनल होता है, एक फॉर्मल मैकेनिज्म होता है और इसमें आप ये इंश्योर कर रहे होते हो कि मेंटेनेंस हो, अथॉरिटी की मेंटेनेंस हो और अकाउंटेबिलिटी का भी फैक्टर होता है। इसी तरह से आपके तमाम सबऑर्डिनेट्स तक एक फॉर्मल चैनल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो यूनिफॉर्मिटी का फैक्टर होता है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। इसमें हम कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिकली फ्लो कर रही होती है और हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता होता है। तो ये एडवांटेजेस हैं आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन के। इसी तरह से अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि डिफरेंट मैनेजर्स के वर्कलोड को बढ़ा देती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ने ट्रांसमिट होना होता है उनके थ्रू। इसी तरह से गैप बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन गैप की तो हम कहते हैं कि एग्जेक्टिव्स और जो आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उनके दरमियान गैप बढ़ जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है क्योंकि स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू आ रहा होता है। आपकी कम्युनिकेशन फ्लो कर रही होती है एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी तक, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्लो करती है हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपके ऑर्डर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सर्कुलर्स हो सकते हैं। ये तमाम चीजें आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हेल्प करती है टू एक्सप्लेन टू सबऑर्डिनेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, वर्क मेथोडोलॉजी एटसेट्रा। अगर आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है अपने सबऑर्डिनेट्स को तो आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को यूज करते हो। सबऑर्डिनेट्स को जब आपने कन्वे करना हो एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को यूज करते हो। ये एक्ट करती है एज अ मीन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स विद एक्टिव फीडबैक। इसी तरह से ये मोटिवेशन प्रोवाइड करती है टू द सबऑर्डिनेट्स। तो ये बेनिफिट्स हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स में समटाइम्स मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। If a particular authority is not present on time of passing information, it may lead to delay in transmission of the message। कि अगर पर्टिकुलर अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है मैसेज डिले हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आपका मैसेज टाइम पर ना पहुंचे, जिसकी वजह से आप वो मैसेज जिस पर्पस के लिए कन्वे हो रहा था आप उस पर्पस को अचीव ना कर सको। तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसको इफेक्टिव किस तरीके से बनाया जा सकता है कि मैनेजर्स एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड हो, मैनेजर्स क्लियर हों कि क्या कम्युनिकेट करना है।
अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए लोअर लेवल्स को, ताकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को शॉर्टन किया जा सके और इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कम्युनिकेशन फ्लो जो है आपका यहाँ से मैसेज फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स, कि आप सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स की तरफ मैसेज भेज रहे हो। सो वी कैन से कि ये रिवर्स है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज जो है कम्युनिकेशन जो है फ्लो है फ्रॉम लोअर लेवल टू द अपर लेवल। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो सुपीरियर्स हैं उनको फीडबैक मिल रहा होता है, या आप कोई मसला है आपका, कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो उन ग्रीवेंसेस का को आप आपकी जो हायर अथॉरिटीज हैं वो रिवर्स कर रही होती हैं। इसी तरह से ये हेल्प करती है कि आप हार्मनी प्रमोट कर सको मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के दरमियान। अब इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन की, इसमें ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज fear that their criticism may be interpreted as a sign of their personal weakness। एम्प्लॉयज को ये fear हो सकता है कि अगर वो क्रिटिसाइज कर रही है तो ये ऐसा ना हो कि इसको साइन ऑफ देयर पर्सनल वीकनेस समझा जाए। Bypassed, superiors feel insulted, which leads differences between the relationship of the superiors and employees and greater possibility of message distortion। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सो वी कैन से कि इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं, चैनल्स हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की, वो क्या हो सकता है कि डायरेक्टली डिस्कशन के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, या हम ये कह सकते हैं कि आपके अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिसी या प्रोसीजर के बारे में, तो आप उसको आपका एक कंप्लेंट बॉक्स हो सकता है जहां पर आप विदाउट मेंशनिंग योर नेम आप मैनेजमेंट को वो प्रॉब्लम्स बताओ और अपना उस कंप्लेंट बॉक्स में आप उन प्रॉब्लम्स को डाल दो, सो दैट आपके प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी मैनेजमेंट तक पहुंच जाएं और आप भी आइडेंटिफाई ना हो। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट आपकी मीटिंग्स अरेंज करवाई जाती हैं, या डिफरेंट इवेंट्स में आपसे आपकी सजेशंस ली जा रही होती हैं, आपके प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपकी ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, आप आइडेंटिफाई हो रहे होते हो, लेकिन ये भी एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर आपका एम्फसाइज्ड है, इट एम्फसाइजेस इन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। A superior act as a counselor and he counsels the problem facing employees। सो यहाँ पर आपका जो सुपीरियर है वो एज अ काउंसलर एक्ट कर रहा होता है, वो काउंसलिंग कर रहा होता है, सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व कर सके। हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, अब इसको इफेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है। सुपीरियर शुड टेक इनिशिएटिव टू गेट क्लोज टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ। अब सुपीरियर को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ उसके रिलेशनशिप्स ऐसे हों कि सबऑर्डिनेट स्टाफ उसके साथ अगर अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहें तो वो इजीली कर सकें। सो इसी तरह से आपकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको शॉर्ट होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, और जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली रिजॉल्व हो जाना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन की। ये कम्युनिकेशन फ्लो होता है बिटवीन द पर्सन एट द सेम हिरार्की। सेम हिरार्की लेवल पर जो कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये सेम डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेम डिवीजन भी हो सकती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें here you can see this is depiction of horizontal या lateral communication। अच्छा जी, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप डेवलप करती है म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, कि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करती है। सिमिलर पोजीशन पर अगर एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करते हैं किसी भी टास्क के लिए तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट जो है वो इन्हांस हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रही होती है आपको ये कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज में रिवलरी का फैक्टर आ जाता है, राइवल्स हो जाते हैं वो, प्रॉक्सिमिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर लोकेशन की हम बात करें तो एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है मार्केट डिपार्टमेंट के ज़्यादा करीब हो। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी हो सकती है एचआर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के दरमियान, उनके एम्प्लॉयज़ के दरमियान, और वो हो सकता है एक दूसरे को फेवर करें एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो हो सकता है किसी और जगह पर है या उनसे आपका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाइसनेस का फैक्टर हो सकता है, और लाइकिंग ऑफ डिसलाइकिंग ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से किसी भी बेस पे हो सकता है। हियर यू कैन सी ड्यू टू रिलीजन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, किसी भी वजह से अगर बाइसनेस का एलिमेंट है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हैं? फेस टू फेस डिस्कशंस हो सकती हैं। फेस टू फेस डिस्कशंस में आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी डिस्कशंस हो रही होती हैं डायरेक्टली, और आपकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जा रहा होता है। और इसमें ये होता है कि आप क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर आप क्लियरली बता सकते हो आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के थ्रू भी इस प्रोसेस को पॉसिबल बनाया जा सकता है। इसी तरह से पीरियडिकल मीटिंग्स हो सकती हैं। डिफरेंट टाइम टू टाइम आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्केड्यूल है उसमें आप मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हो, मेमोरेंडम हो सकते हैं। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकते हो। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें कंसेंसस की, तो कंसेंसस को हम डिफाइन कर सकते हैं when a number of people, irrespective of their status, sit down and confer with one another to arrive at a decision acceptable to all, it is called consensus. Consensus हम किसे कहते हैं कि जब डिफरेंट लोग बैठकर एक इशू को डिस्कस कर रहे हैं और एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच रहे हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, तो हम उसको कंसेंसस कहते हैं। अब जो फॉर्मेट है इस कम्युनिकेशन का, उसमें आप क्या करते हो, किसी फॉर एग्जांपल एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने आपको प्रॉब्लम बताया, उसके बाद आपने एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर बात की, उसके बाद डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उन पर बात हुई। इसी तरह से इंडिविजुअली मेंबर्स के साथ डिस्कशन हो सकती है या मीटिंग हो सकती है। तो इन सारी मैटर्स पर डिस्कशन करने के बाद प्रॉब्लम जब तमाम लोगों को समझ आ गया, उस पर डिस्कशन हो गई, उस पर बात हो गई, तमाम मेंबर्स ने अपने व्यूज दे दिए, तो फिर हम एक सोल्यूशन पर आते हैं और एक सोल्यूशन हम कंसेंसस डेवलप करते हैं कि ये सोल्यूशन जो है अप्रोप्रिएट है इस प्रॉब्लम के लिए। अच्छा जी, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्योंकि आप कंसल्टेशन की तरफ जा रहे हो, तो तमाम मेंबर्स से कंसल्ट करके आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहे हो। इसका एडवांटेज ये है कि कंसल्टेशन का जो फैक्टर है उसकी वजह से तमाम लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि क्योंकि ये हमने ही डिसाइड किया है, हार्मनी क्रिएट होगी ग्रुप मेंबर्स के दरमियान। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है अगर आप कंसेंसस डेवलप कर लो। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कुछ मेंबर्स शायद उन व्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हों जो शायद उनके व्यूज़ ना हों। यहाँ पर आपका ये डिसएडवांटेज है कि कुछ मेंबर्स फोर्स्ड हो सकते हैं टू सब्सक्राइब टू द व्यू ही और शी डजंट होल्ड। कभी कभार इससे आपका फॉल्स इमेज ऑफ मैनेजमेंट भी जाता है, बिकॉज हियर यू कैन सी मेंबर्स थिंक दैट मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू हैंडल देयर प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट अगर प्रॉब्लम, आपके एम्प्लॉयज ये भी सोच सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, इसलिए हमसे कंसल्ट किया जा रहा है, तो फॉल्स इमेज ऑफ मैनेजमेंट भी जा सकता है। इसका ये डिसएडवांटेज होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो इस कम्युनिकेशन फिनोमिना के लिए है, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि अगर आपको डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑर्गेनाइजेशन किसी डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, जिसकी वजह से गैप्स हैं, तो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स हो सकती हैं। सिंगल चेन हो सकती है। सिंगल चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन ए, उसने कुछ बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की टू अ पर्सन बी, जिसने फिर सी को बताया, और सो ऑन, ये चेन चलती रही, इसको हम सिंगल चेन कहते हैं। सो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सिंगल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज बाय वन। Here you can see this is a single chain from A to B, C, D and so on. Star chain की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं in this type of chain person speaks out and tell everyone the information he or she have obtained. कि star chain में एक individual उसके पास जो information है वो सबको बता रहा है वो information, तो ये एक star chain constitute करती है। इसी तरह से क्लस्टर चेन की अगर हम बात करें, हम कहते हैं इस चेन में इफ ए पर्सन और वो कुछ बता रहा है कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, फिर अगेन वो लोग जो हैं वो फिर अगेन सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को बता रहे हैं, तो ये क्लस्टर चेन जो है वो बना देते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी चेन हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी चेन इज अ रैंडम प्रोसेस इन विच अ ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अदर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन दीज स्टिल
still others in a similar manner. तो आपकी इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है, वो इन अकॉर्डेंस होती है विद द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और फिर इसी तरह से ये चलती रहती है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं। अब अगर हम मैनर्स की बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा फास्टर होती है, ये मैसेज ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेट हो रहे होते हैं क्योंकि इनफॉर्मली कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। इसमें बहुत जल्दी आपको फीडबैक भी मिल रहा होता है, और एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ जब डिस्कस कर रहे होती हैं तो वो एक दूसरे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और फीडबैक भी दे रहे होते हैं। डी मैनर्स की बात करें तो आपका मैसेज हो सकता है डिस्टॉर्ट हो जाए। यहाँ पर मैसेज डिस्टॉर्ट होके एम्प्लॉयज तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और डिपेंड करता है कि विलिंगनेस ऑफ द सेंडर कितनी है, कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहा है दूसरे लोगों तक। इसको आप इफेक्टिव बना सकते हो। मैनेजर्स को ये देखना चाहिए कि लीडर्स कौन है, और इन्वॉल्व करना चाहिए वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और मैनेजमेंट को ऑफिशियल चैनल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि र्यूमर्स से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन वी कम्युनिकेट आवर मैसेजेस वर्बली टू हूएवर इज रिसीविंग द मैसेज। इसमें ओरल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर द मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस बाय स्पोकन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन में आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा होता है थ्रू स्पोकन वर्ड्स। रिटन कम्युनिकेशन में हम कहते हैं दिस इज अ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बाय रिटन वर्ड्स। इसमें आप लेटर्स यूज कर सकते हो, टेलीग्राफ यूज कर सकते हो, फैक्स, ईमेल, ये आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, कि आपके जो डिफरेंट जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कॉन्टेक्ट है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन है, तो वो ये आपके डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं। अच्छा जी, नाउ मूविंग टूवर्ड्स बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो आपका बैरियर हो सकता है दैट इज रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। आपने गलत मीडियम यूज किया कम्युनिकेशन के लिए। आपको एक एप्रोप्रिएट, हर कम्युनिकेशन के लिए आपको एप्रोप्रिएट मीडियम यूज करने की जरूरत होती है। अगर आप वो यूज नहीं करते तो आपकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो सकता है इफेक्टिव ना हो। आपका जो मीडियम है, जो आपका चैनल है, उसको एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से कम्युनिकेशन मैसेज को, कौन से मैसेज को किस चैनल के थ्रू पहुंचाना है। अच्छा जी, फिजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल बैरियर्स में नॉइज की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज में ओरल कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है नॉइज ऑफ मशीन्स की वजह से। तो नॉइज, हियर इट्स इंपॉर्टेंट दैट द वर्ड नॉइज इज आल्सो यूज्ड टू रेफर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल इंटरफेरेंस लाइक illegible handwriting, bad photocopies etc। तो आप नॉइज में हर वो चीज़ आ जाती है जो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आप नॉइज में काउंट करते हो जो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर्स डेवलप कर रही हैं। अच्छा जी, अब हम सेमांटिक बैरियर्स की बात करते हैं। तो सेमांटिक बैरियर्स में हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें कि हो सकता है कि अ पर्सन इंटरप्रेट सेम वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग, और इसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आप सेम वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे हो। इसी तरह से हम बाईपास इंस्ट्रक्शंस की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डेनोटेशंस एंड कैनोटेशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लिटरल मीनिंग डिफरेंट है और जो आपका क्वालिटेटिव जजमेंट है वो डिफरेंट है, कैनोटेशंस डिफरेंट है, डेनोटेशंस डिफरेंट है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। There are certain socio-psychological barriers as well, जिसमें आपका एटीट्यूड्स और ओपिनियंस आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, क्लोज्ड माइंड आ जाता है, स्टेटस कॉन्शियसनेस आ जाती है, फॉल्टी ट्रांसमिशंस आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट आपके सोशो-साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं। अब प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। स्पीड के फैक्टर को होना चाहिए कि आपका मैसेज टाइम पर पहुंचे। टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए इसमें, कंप्लीटनेस का फैक्टर होना चाहिए, कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और सिक्रेसी का फैक्टर होना चाहिए कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है तो वहाँ पर सिक्रेसी का फैक्टर भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की। 7 C's ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की पहले बात करते हैं। इसमें क्लैरिटी का एलिमेंट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि आप सिंपल वर्ड्स यूज करें, सिंगल वर्ड्स यूज करें, आप वर्ड्स को यूज करें फॉर नाउन्स से फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट की बजाय आप सिंपल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डबल एंट्री वर्ड्स जो हैं उनको आप अवॉइड करें, एक्चुअल फैक्ट की बजाय आप फैक्ट यूज करें।
तो ये आपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में हम कहते हैं कि आपका जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी बात, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आपने 5 W's को देख लेना होता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। आपके मैसेज को कंसाइज होना चाहिए, इंक्लूड ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स। तो आपने कंसाइजनेस के फैक्टर को देखना है, कंसिडरेशन के फैक्टर को देखना है, दैट यू हैव टू अडॉप्ट द यू एटीट्यूड। कर्टेसी होनी चाहिए उसमें, आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें फ्रेंडलीनेस का एलिमेंट होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, करेक्ट फैक्ट्स दें आप, करेक्ट मैसेज भेजें करेक्ट टाइम पर और करेक्ट स्टाइल में होना चाहिए। इसी तरह से इसको कंक्रीट होना चाहिए, ऑलवेज यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम 7 C's ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, अगेन इसको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो मैसेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव उस वक्त होती है जब आपका मैसेज क्लियर हो और रिसीवर को समझ आ रहा हो। कंसाइज होना चाहिए कि ओवर कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम ना हो, उसमें आप कंसाइज बात करें सो दैट कि आपका मैसेज समझ आया, ब्रीफ रहे अपनी डिस्क्रिप्शंस में। कंप्लीट होना चाहिए इसको, अगेन 5 W's को आप कंसिडर करेंगे। करेक्ट होना चाहिए इसको, इंफॉर्मेशन को आपकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट होना चाहिए, ठीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन आपकी पहुंचनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, कर्टसी का एलिमेंट होना चाहिए। और कैंडिड, जब हम कैंडिड की बात करते हैं when speaker chooses the candid approaches, it means that your message should be straight, open, frank, outspoken, but not hurting particular individual. तो इन तमाम फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है। Now at the end, here is an assignment for you. First question is discuss benefits of effective communication in your career. आपने बताना है कि क्या benefits हो सकते हैं effective communication के आपके career में। दूसरा जो क्वेश्चन है that is in your opinion how organizations can overcome the challenge of communication and the global market. Discuss with relevant examples. बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो हम कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में है और हमने डिफरेंट चैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, अपनी सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी लैंग्वेज को समझना होता है, तो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ग्लोबली। सो आपने बताना है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम करती हैं चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन को ग्लोबल मार्केट में, किस तरह से इफेक्टिव चैनल्स को यूज़ किया जाता है, और आपने डिस्कस करना है इसको विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स देनी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कि किस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया और वो सक्सेसफुल हुए। आपके असाइनमेंट को सबमिट करवाने की डेडलाइन आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।